सो वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे आगे चलेंगे और हम मिनिमम मोड पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में। तो एज यू ऑलरेडी नो कि हमारा जो 8086 प्रोसेसर है इसमें दो मोड्स में ये ऑपरेट कर सकता है। पहला है आपका मिनिमम मोड और दूसरा जो ऑपरेटिंग मोड है वो है आपका मैक्सिमम मोड। तो इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम मिनिमम मोड से शुरुआत करेंगे। मिनिमम मोड में आपको याद ही है कि हम सिंगल प्रोसेसर मोड में ऑपरेट करते हैं। हमारा जो कंप्यूटर है या हमारा जो सिस्टम है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेसर यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, एक ही प्रोसेसर रहेगा। अब जब भी आपको आपके 8086 को ये बताना है कि आप जो है वो मिनिमम मोड में ऑपरेट करने वाले हैं, तो हमारे पास में एक पिन है जिसका नाम है MN/MX बार। ये हमने पिन डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था। इस पर्टिकुलर पिन की जो वैल्यू है वो हम कर देंगे लॉजिक 1, यानी हम इसे कर देंगे VCC से कनेक्ट और आपका जो प्रोसेसर है वो मिनिमम मोड में ऑपरेट करेगा। जब भी हमारा प्रोसेसर जो है वो मिनिमम मोड में ऑपरेट करता है, इसका मतलब होता है कि जो सभी सिग्नल्स हैं वो सारे के सारे सिग्नल, सारे के सारे जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो आपका डिराइव करेगा। और कौन डिराइव करेगा? वो आपका प्रोसेसर ही डिराइव करेगा। तो ऑल दी सिग्नल्स आर डिराइव्ड बाय योर प्रोसेसर विच इज 8086। ठीक। अब यहाँ पे आपको एक बड़ा सा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा और इस बड़े से डायग्राम में बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक हैं। इस ब्लॉक में से हम एक एक ब्लॉक को पकड़ेंगे और उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो जो सबसे पहला ब्लॉक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है आपका 8284। 8284 जो है वो आपका एक क्लॉक जनरेटर है। आप इसमें देख पा रहे हैं कि एक क्रिस्टल जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है और ये क्रिस्टल के साथ में दो इनपुट सिग्नल इसमें और आ रहे हैं बाहर से, विच इज रीसेट बार सिग्नल एंड RDY सिग्नल। अब इस 8284 क्लॉक जनरेटर का काम है 8086 प्रोसेसर के लिए, हमारे प्रोसेसर के लिए क्लॉक सिग्नल जनरेट करना। तो जो बाहर से क्रिस्टल लगा हुआ है इसकी हेल्प से ये क्या करेगा? क्लॉक सिग्नल जनरेट करेगा, उसकी शेप को थोड़ा सा और अच्छा बनाएगा, उसे प्रिसाइज बनाएगा, सो दैट प्रोसेसर जो है वो हमारा ठीक से काम करे। अगला जो ब्लॉक है हमारे पास में वो है आपका डिकोडर ब्लॉक या फिर डीमल्टीप्लेक्सर बोर्ड। अब ये जो ब्लॉक है इसमें 3 इनपुट सिग्नल्स आपका प्रोसेसर इस ब्लॉक को सप्लाई करता है। सबसे पहले तो इस इनपुट ब्लॉक के अंदर जो प्रोसेसर सबसे पहले सिग्नल प्रोवाइड करता है वो इस ब्लॉक को करता है मेमोरी/IO बार। दूसरा जो सिग्नल है वो इसको करता है RD बार और थर्ड सिग्नल जो हम इस ब्लॉक में अप्लाई करता है आपका 8086 प्रोसेसर वो है राइट बार। इन 3 सिग्नल्स की हेल्प से ये तीनों सिग्नल जो हैं वो कहां पे जा रहे हैं? मेरे डीमक्स के अंदर जा रहे हैं और मेरा जो डीमक्स है वो इसकी हेल्प से बहुत सारे और सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो डीमक्स जो है वो प्रोड्यूस करता है आपका पहला सिग्नल, वो होता है मेमोरी RD बार। यानी हमको मेमोरी को कब रीड करना है ये कौन बताएगा? ये वाला डीमल्टीप्लेक्सर बताएगा। कैसे बताएगा? विद द हेल्प ऑफ दीज 3 इनपुट सिग्नल। बहुत ही आसान है। अगर M/IO बार की वैल्यू 1 है डेट मीन्स मेमोरी ऑपरेशन है और RD बार की 0 है तो डेट मीन्स रीड ऑपरेशन है। तो ये दोनों सिग्नल जा रहे हैं डीमक्स में और उस समय पे मेमोरी RD बार सिग्नल क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, डेट मीन्स यू आर रीडिंग दी मेमोरी। इसी तरीके से अगला सिग्नल जो ये प्रोड्यूस करता है डीमल्टीप्लेक्सर वो होता है मेमोरी राइट बार MWR बार। इसी तरीके से अगर मुझे इनपुट आउटपुट को रीड करना है तो IO/RD बार मेरा सिग्नल है इनपुट आउटपुट रीड बार, और अगर मुझे इनपुट आउटपुट को राइट करना है तो मेरा सिग्नल है इनपुट आउटपुट राइट बार IOWR बार। तो ये मेरा फंक्शन है डीमल्टीप्लेक्सर ब्लॉक का। आगे हम बात करते हैं और इसके बाद में जो अगला ब्लॉक है मेरा वो है आपका लैच। ठीक। तो थर्ड ब्लॉक जो है वो है लैच। और ऐसे कितने लैचेस हैं मेरे पास में? तो ऐसे टोटल लैचेस हैं मेरे पास में 3। अब इन लैचेस का बेसिकली क्या काम होता है? तो इसका पहला फंक्शन होता है लैच का डीमल्टीप्लेक्स करना। यही इसका एक लौता और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है विच इज डीमल्टीप्लेक्स। अब ये किसको डीमल्टीप्लेक्स करता है? तो मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा लाइंस। तो मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा लाइंस कौन सी होती है मेरी? AD0 से लेके AD15 तक। और इसके अलावा जो है मेरे पास में मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड स्टेटस लाइंस होती हैं फ्रॉम A16S3 से लेके मेरे पास में A19S7 तक। अब ये जो लैच का काम होता है उसमें इनपुट क्या होता है? ये वाली लाइंस जो है इस लैच में इनपुट होती हैं
और ऐसे 3 लैचेस जो हैं मेरे पास में होते हैं और यहां से जो आउटपुट में मेरे को बस मिलती है वो मुझे मिलती है मेरी डी मल्टीप्लेक्स एड्रेस बस फ्रॉम A0 टू A19। इसकी हेल्प से अब ये लैच इसको परफॉर्म कर पाई, यानी ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा लाइंस को, मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड स्टेटस लाइन को कन्वर्ट कर रहा है एड्रेस लाइन में। यानी ये पता लगा रहा है कि कब इन लाइंस पर एड्रेस है। और इस लैच को ऐसा कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए ये लैच जो है एक और इनपुट सिग्नल का यूज करता है प्रोसेसर की तरफ से, वो होता है आपका ALE, जिसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस लैच इनेबल। तो with the help of address latch enable, this latch is able to demultiplex these multiplex line into your demultiplex address lines from A0 to A19। तो इस तरीके से ये आपका काम करेगा। इसके बाद में जो अगला ब्लॉक है वो मोर और लेस यही काम करता है, लेकिन किसी दूसरी चीज के लिए। तो नेक्स्ट जो मेरे पास में है वो है आपका ट्रांस रिसीवर। वो है मेरे पास में ट्रांस रिसीवर। ट्रांस रिसीवर जो है ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, जैसे लैच आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट है। लैच का जो इंटीग्रेटेड सर्किट का नंबर है वो है 72373 और आपका जो ट्रांस रिसीवर का जो नंबर है वो है आपका 74245। अब इस ट्रांस रिसीवर का काम जो है वो क्या है कि आप इसमें अप्लाई करते हो, क्या अप्लाई करते हैं आप इस लैच के अंदर, मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा लाइन। तो आप इसमें अप्लाई करोगे AD0 से लेके AD15 और इस ट्रांस रिसीवर का काम रहेगा कि वो इसे कन्वर्ट करे, किसमें कन्वर्ट करे, वो इसे कन्वर्ट करे डेटा लाइंस में फ्रॉम D0 टू D15। अब ये जो ट्रांस रिसीवर है इसे कैसे पता चलेगा कि भाई कब डेटा है, उसके लिए ये प्रोसेसर से हेल्प लेता है एक लाइन के थ्रू जो होती है आपकी DEN बार। तो हमें पता है कि DEN बार वाले सिग्नल की वैल्यू, DEN बार की वैल्यू जब भी 0 होती है, दैट मींस प्रोसेसर ये बता रहा है कि मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस पर फिलहाल डेटा है। तो यहां से इसे पता चल जाएगा। लेकिन इस ट्रांस रिसीवर को एक और चीज पता लगानी होती है कि आप मेमोरी से डेटा रीड करेंगे या राइट करेंगे, क्योंकि उससे डिटरमाइन होगा कि ये बाई डायरेक्शनल जो बस है उसका डायरेक्शन प्रोसेसर से बाहर की तरफ होगा या फिर एक्सटर्नल जो मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वहां से प्रोसेसर की तरफ होगा। तो वो डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए ये प्रोसेसर से एक और पिन की हेल्प लेता है जो आपका होता है डेटा ट्रांसमिशन ऑब्लिक रिसीव बार। आपको याद ही है कि DT ऑब्लिक R बार की वैल्यू जब भी 0 होगी यानी R बार यानी कि रिसीव बार, तो आप रीड कर रहे हैं, और जब भी DT ऑब्लिक R बार की वैल्यू 1 होगी मतलब आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, यानी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी बाहर की तरफ। तो इन दोनों पिंस की हेल्प से ये ट्रांस रिसीवर जो है वो डीमल्टीप्लेक्सिंग करेगा मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा लाइंस की, और साथ में ये भी बताएगा कि डायरेक्शन इन डेटा बस का क्या है। अब ऐसे कितने ट्रांस रिसीवर की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो टोटल ऐसे 2 ट्रांस रिसीवर की आवश्यकता मुझे पड़ती है, क्योंकि टोटल कितनी लाइन है मेरे पास में 16, 2 ऑक्टल ट्रांस रिसीवर की आवश्यकता पड़ती है। फिर से मैं याद दिला दूं कि यहाँ पे मुझे 3 इसलिए जरूरत पड़ रही है, 3 ऑक्टल लैचेस की जरूरत मुझे इसलिए पड़ रही है क्योंकि टोटल 20 लाइंस हैं, तो 8 और 8 मिला के हुए 16, लेकिन चाहिए 20, तो एक और ऑक्टल लैच की आवश्यकता पड़ेगी और इस तरीके से 3 ऑक्टल लैचेस की आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। जबकि डेटा बस जो है वो है आपके पास में 16, तो एक ऑक्टल बस से हो जाएगा 8 और अगला वाला जो ऑक्टल ट्रांस रिसीवर है उससे हो जाएगा टोटल 16। आगे चलते हैं और आपको इस डायग्राम के अंदर एक और चीज दिखाई दे रही होगी, वो है आपका चिप सिलेक्ट लॉजिक। ठीक, तो चिप सिलेक्ट लॉजिक जो है ये हम डिजाइन करना सीखेंगे यूनिट 3 में। ये कोई इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं है, ये आपका मेमोरी का जो भी कनेक्शन आपके पास में मेमोरी है उसके हिसाब से एक सिस्टम डिजाइनर को डिजाइन करना होता है। तो हमारे को इसकी डिजाइनिंग है, बट वो डिजाइनिंग हम यूनिट 3 में जाके पढ़ेंगे। ठीक, अब इसके लिए ये चिप सिलेक्ट लॉजिक जो है इसको डिजाइन करने के लिए, इस लॉजिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ इनपुट लाइंस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको इसको इनपुट देना पड़ेगा सारी की सारी एड्रेस लाइंस, यानी A0 से लेके A19 तक सारी लाइंस आपको इसे बतानी पड़ेंगी। साथ में आप बस हाई इनेबल करके एक पिन होता है वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये हो गया इस चिप सिलेक्ट लॉजिक के लिए, चिप सिलेक्ट लॉजिक के लिए इनपुट। और यहां से फिर आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, तो यहां से सबसे पहला आउटपुट मुझे पता चलेगा कि मैं जो है वो कब
इवन मेमोरी बैंक को मेरे को एक्सेस करना है, और किसका? रैम का। साथ में मुझे पता चलेगा कि कब मुझे ऑड मेमोरी बैंक को एक्सेस करना है, किसका? रैम का। इसके अलावा मेरे प्रोसेसर में क्या होता है? इसके अलावा मेरे प्रोसेसर में होती है रोम, तो मेरे को पता चलेगा CS-E1 किसका? रोम का, रीड ओनली मेमोरी का। इसके अलावा मुझे पता चलेगा कि मुझे कब एक्सेस करना है रोम का ऑड वाला पोर्शन। तो ये इवन ऑड अभी हो सकता है आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, तो हम टोटल मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। टोटल जैसे रैम है तो उसको इवन मेमोरी और ऑड मेमोरी के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी जो मेमोरी है वो किसी भी एक लोकेशन पे सिर्फ 1 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में कितनी डेटा बस है? 16 डेटा बस की विड्थ है। यानी आप चाहेंगे कि पूरी की पूरी 16 बिट की इंफॉर्मेशन मेमोरी में से एक बार में आप ले आए। किसी एक लोकेशन पर तो सिर्फ 8 बिट की इंफॉर्मेशन ही है, तो प्रोसेसर क्या करता है? दो मेमोरी लोकेशन से एक बार में ही डेटा लेकर आ जाता है, और उसके लिए हम क्या करते हैं? मेमोरी ब्लॉक को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, इवन ब्लॉक में और ऑड ब्लॉक में। और इस तरीके से इवन और ऑड दोनों से ही 16 बिट का डेटा 8 बिट का इवन ब्लॉक से 8 बिट का ऑड ब्लॉक से डेटा जो है वो ट्रैवल करके प्रोसेसर में आ जाता है, या प्रोसेसर मेमोरी पर लिख देता है। ठीक है, तो ये सभी इंफॉर्मेशन मेरा कौन बताएगा? चिप सिलेक्ट लॉजिक बताएगा। और ये जो इवन ऑड में जो कंफ्यूजन है, ये और क्लैरिटी आपको आ जाएगी जब हम मेमोरी इंटरफेसिंग पढ़ेंगे, जब हम चिप सिलेक्ट लॉजिक डिजाइन करना सीखेंगे, वहां पे इसमें और क्लैरिटी आ जाएगी। इस 4 सिग्नल के अलावा एक 5वां सिग्नल ये और जनरेट करता है, वो करता है चिप सिलेक्ट फॉर इनपुट आउटपुट, तो CSIO बार। इतने सिग्नल्स आपका चिप सिलेक्ट लॉजिक जो है वो आपका जनरेट करता है। तो आगे हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम जो है वो कनेक्टेड है। अब रैम पर आप कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? तो क्या आप रैम को रीड कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारा जो प्रोसेसर है वो रैम को रीड कर सकता है, वहां से इंफॉर्मेशन लेकर प्रोसेसर में आ सकते हैं हम। क्या हम रैम को राइट कर सकते हैं? तो बिल्कुल, रैम को राइट भी किया जा सकता है, और प्रोसेसर के पास में अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन हम प्रोसेसर से रैम पर स्टोर करा सकते हैं। अब यहाँ पे इस रैम के पास में आपको प्रोसेसर को कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो कौन कौन से सिग्नल इस रैम से कनेक्टेड है? तो डायग्राम में आपको हालांकि बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूं उसको। वो है कि इस रैम पर सबसे पहले आपको देना पड़ेगी डेटा बस, और ये डेटा बस आपकी बाई डायरेक्शनल होगी। अब ये जो डेटा बस है इसमें 16 लाइन्स हैं, D0 से लेके कहां तक है? ये D15 तक है। इसके अलावा क्योंकि आप इसे रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे इसमें देना पड़ेगा कौन सा वाला सिग्नल? क्योंकि ये मेमोरी है, रैम क्या है? इट्स अ मेमोरी, तो मेमोरी रीड बार, अगर मुझे इसे रीड करना है। इसके अलावा आपको अगर इस रैम को राइट करना है तो आपको इसको सिग्नल देना पड़ेगा मेमोरी WR बार, मेमोरी राइट बार। और साथ में आप क्या करेंगे? आप इस रैम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से दो पार्ट में भाई? तो इवन पार्ट में, और आप इसको डिवाइड करते हैं ऑड पार्ट में। तो अगर आप इवन पार्ट को एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको यहां पे एक सिग्नल देना पड़ेगा। कौन सा सिग्नल देना पड़ेगा? CS-E1 फॉर रैम, जो हमने पिछला अभी थोड़ी देर पहले जनरेट किया था। और किस लिए जनरेट किया था आपने? जिससे कि आप इवन पार्ट ऑफ रैम को एक्सेस कर पाए। कौन जनरेट करेगा ये सिग्नल? आपका चिप सिलेक्ट लॉजिक जो है वो जनरेट करेगा। इसी तरीके से ऑड पार्ट के लिए आपके पास में जो सिग्नल है वो है आपका चिप सिलेक्ट फॉर ऑड, और कौन सा वाला? रैम वाला। तो इतने सिग्नल्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी इस रैम को एक्सेस करने के लिए। और एक और सिग्नल जो हमने मिस कर दिया है वो है कि ऑब्वियसली इस रैम में तो बहुत सारी लोकेशंस होगी, तो कौन सी लोकेशन पर डेटा आपको रीड करना है या राइट करना है? तो उसके लिए आपको यहाँ पे सप्लाई करना पड़ेगा एड्रेस, जो कि होगा 20 बिट का, फ्रॉम A0 टू A19। तो ये हो गया मेरा रैम। इसके बाद में रैम जैसा ही मेरे पास में एक और है जो होता है रोम। इसका फुल फॉर्म आपको पता है, ये होता है रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी पर क्या आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? तो बिल्कुल, आप रीड ओनली मेमोरी पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
क्या हम रीड ओनली मेमोरी पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं, नाम में ही है कि रीड ओनली मेमोरी, तो सिर्फ और सिर्फ इसे रीड किया जा सकता है, आप इसे राइट नहीं कर पाएंगे। अब फिर से अगर मैं बात करूं तो अगर मैं एक रोम बनाऊंगा तो मेरे पास में जो रोम है उस रोम को मैं फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। कौन से दो पार्ट्स होंगे मेरे? इवन पार्ट और ऑड पार्ट। इसको मेरे को फिर से जो है क्या देना पड़ेगा? डेटा बस देना पड़ेगा। कौन सी वाली डेटा बस? फ्रॉम D0 टू D15। ठीक है, तो D0 टू D15 हो गया। इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है? रीड करना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्नल जाएगा विच इज मेमोरी रीड बार। ठीक, अगेन ये इवन और ऑड पार्ट में डिवाइडेड है, तो इवन पार्ट के लिए आपका हो जाएगा चिप सिलेक्ट इवन फॉर रोम। और इसी तरीके से आपको पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे ये ऑड पार्ट है तो चिप सिलेक्ट ऑड फॉर रोम। और ये दोनों ही जो चिप सिलेक्ट सिग्नल है ये कौन जनरेट करेगा? चिप सिलेक्ट लॉजिक जनरेट करेगा। फिर से इस रोम में बहुत सारी लोकेशंस हैं, तो उस बहुत सारी लोकेशन में से कौन सी लोकेशन पर से डेटा रीड करना है वो कौन बताएगा? तो वो बताएगा मेरा एड्रेस लाइंस, जो कि होती हैं A0 टू A19। अब इसके बाद में जो लास्ट ब्लॉक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हाईलाइटेड, वो है आपका इनपुट और आउटपुट, जिसे हम बोलते हैं IO। अब इनपुट और आउटपुट पर हम रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं? हम राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, यहां पे एक खास बात है कि यहां पर पहले मैं इसको बना लेता हूं। तो अगर ये मेरा इनपुट आउटपुट डिवाइस है तो इसको इवन ऑड पार्ट में हम डिवाइड नहीं करते हैं, ये एक सोल ब्लॉक रहता है। इस पर सबसे पहले डेटा बस कनेक्टेड होगी और डेटा बस जो है वो कौन सी कनेक्टेड होगी? D0 से लेके D15 तक। ठीक, इसके बाद में क्योंकि आप इसे रीड कर सकते हैं, और किसको रीड कर रहे हैं? IO को रीड कर रहे हैं, तो मेरे पास में एक सिग्नल है इनपुट आउटपुट RD बार। इसके अलावा आप इसे राइट भी कर सकते हैं, तो उस टाइम पे आप कौन सा सिग्नल यूज करेंगे? इनपुट आउटपुट WR बार। ठीक है, तो ये सिग्नल जो है वो कहां से जनरेट हो रहे हैं? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हम इसे डीमल्टीप्लेक्सर से जनरेट कराते हैं। कौन कौन से सिग्नल? मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। तो ये वहां से जनरेट हो रहे हैं मेरे डीमल्टीप्लेक्सर से। ठीक, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इसको सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। तो आप कहां से सिलेक्ट करेंगे? तो फिर मेरे पास में चिप सिलेक्ट लॉजिक ने एक सिग्नल जनरेट करके दिया था, वो होता है CSIO बार, चिप सिलेक्ट फॉर इनपुट आउटपुट बार। अब एक और खास चीज यहाँ पे कि आपके ये इनपुट आउटपुट जो है वो एक ही इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं होता, बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो किसी भी सिस्टम के अंदर होते हैं। तो उसके लिए आपको एड्रेस चाहिए पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक खास चीज है कि एड्रेस जो है वो सिर्फ 16 बिट का ही होता है। तो 8086 प्रोसेसर के अंदर जब हम किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करते हैं तो जो एड्रेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ 16 बिट का होता है। जबकि आप देख सकते हैं कि जब हम मेमोरी की बात कर रहे हैं तो जो एड्रेस है वो है 20 बिट का। यहाँ पर भी A0 से A19 हम जा रहे हैं तो कितनी लाइंस हैं? 20 लाइंस हैं। यहाँ भी हम A0 से A19 जा रहे हैं, कितनी लाइंस हैं? 20 लाइंस हैं। जबकि यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ A0 से A15 जा रहे हैं, जो कि कितनी लाइंस हैं आपकी? सिर्फ और सिर्फ 16 लाइंस हैं। तो ये सारी चीजें जो है मेरे को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में ये वीडियो ट्यूटोरियल में तो हमने ये समझ लिया कि ये ब्लॉक पूरा क्या होता है। इसके बाद में आगे वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे कि रीड की टाइमिंग साइकिल क्या होती है मिनिमम मोड में, यानी जब प्रोसेसर को मेमोरी को रीड करना होता है तो कुछ टाइमिंग सिग्नल जनरेट होते हैं, यही सारे सिग्नल जनरेट होंगे। तो इन टाइमिंग सिग्नल्स कब ये हाई होंगे, कब ये लो होंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे रीड टाइमिंग साइकिल में और राइट टाइमिंग साइकिल में। तो वहां मिलेंगे। इसको करते हैं यहाँ पे क्लोज। थैंक यू सो मच।